हमारे अजीज मित्र, प्लीज हैप्पी वेलकम मिस्टर यतेंद्र सिंह नेगी सर। आप में से मेरे को लगा है ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, पहली बार मैं आप सबसे मुलाकात कर रहा हूँ। मेरा नाम, जैसा कि रवि जी ने बताया, यतेंद्र सिंह नेगी है और लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। उम्र मेरी लगभग 47 साल है। अब ये 47 साल उम्र का क्या ताल्लुक है? इसलिए ताल्लुक है क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तब मेरी उम्र उस समय लगभग 21 साल के आसपास थी। पहली कंपनी जब मैंने देखी तो बहुत कम उम्र में ही देख ली थी। उसके बाद वो अनइथिकल सा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ इसी तरह से सक्सेस और फेलियर्स ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रहा। बार बार मेरे को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम में से ज्यादातर लोग शायद बार बार चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, लेकिन जो लोग चुनौतियों से लड़ते रहते हैं वो एक दिन सक्सेसफुल होते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था और मैं उसी विचारधारा के साथ चलता रहा। लोग आते गए, लोग जाते गए, मैं अपने विचारधारा के साथ लगा रहा और जो कुछ रवि जी ने बताया वो सब कुछ हासिल हो गया। आइए लौट के चलते हैं जहां से मैंने शुरुआत करी। दोस्तों, आज से तकरीबन, जहां से मुझे याद आता है अपनी लाइफ का, मैं रहा हूँ शायद 4th या 5th में। और लखनऊ में मेरे पिताजी ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम शुरू किया। बचपन से ही मेरा मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में खराब था, लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में कम लगता था और खेल में ज्यादा। दोस्तों के साथ मेरा बहुत सारा समय गुजरता था। पिताजी इस बात से थोड़ा परेशान भी होते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि पढ़ाई से करना क्या, मैंने तो बिजनेस सेटअप किया हुआ है और हम 3 भाई बहन हैं, उसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उनका ये मानना था कि आने वाले समय में ये बिजनेस ही रन करेगा। हाँ, पढ़ाई करता है साथ साथ, तो बिजनेस को संभालने में थोड़ा इसको बेहतर आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने अपने कह लीजिए बचपन को गुजारा। जब मैं 8वीं में आया तो अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो गया। तब तक मैं बिजनेस को बहुत बारीकी से नहीं समझ रहा था, लेकिन कुछ कुछ खटका मुझे होने लगा था, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पिताजी का लाइफस्टाइल रहा करता था वो कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा था। पिताजी ने कभी वो हमको महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि 8वीं में थे और मैं सबसे बड़ा, तो बाकी सब और छोटे थे, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई। तो उन्होंने कभी ये चीज महसूस नहीं होनी थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मेरे पिताजी अक्सर बहुत लंबे समय के लिए टूर पे जाया करते थे। हम अक्सर सुनते थे कि उनका कॉल आया है, टेलीफोन घर में लगा होता था और फोन आता था उनका कि ऐसा है कि मैं अभी 4 दिन बाद लौटूंगा। उसके बाद फिर कुछ समय बाद बता था कि 4 दिन बाद नहीं, अब मैं 2 दिन और लगा के आऊंगा। तो मैंने बचपन से ही देखा कि मेरे पिताजी बहुत टूर किया करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। और जब भी हमारे घर में जो लोग आते थे वो पिताजी की इस ऑनेस्टी की बड़ी तारीफ करते थे। तो मुझे ऐसा बचपन से ही लगने लगा कि ऑनेस्टी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पैसा साथ में हो तो मजा दुगना है। हमारे घर में पार्टीज हुआ करती थी, शहर के बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स आया करते थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आया करते थे, और वो बड़े प्यार से हमारे पिताजी से ऐसे मिला करते थे जैसे पिताजी उनके बहुत करीबी दोस्त हों। तो दूसरी चीज मैंने पिताजी से एक और सीखी कि रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जबकि मेरे पिताजी फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से थे, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग दवाई भी करते थे, तो उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था उनसे, बट उन्होंने इतना अच्छा एक तरीके से अपना रेपो क्रिएट किया हुआ था उन सभी दोस्तों के साथ कि डॉक्टर्स भी उनको अपना एक दोस्त मानते थे। तो बचपन से ही मेरे अंदर ये चीजें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आती चली गई, और मेरे भी अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध होते रहे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती कि आज भी जो मेरे 8वीं के दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं। जो मेरे उसके बाद 9th 10th 11th 12th तक की जो मेरे रेगुलर, जब तक मैंने रेगुलर पढ़ाई करी तब तक की मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आज भी कनेक्टेड है। तभी आज भी बहुत प्यार से मिलते हैं हम लोग। तो ये जो चीज थी ये मैंने अपने पिताजी से सीखी। लेकिन एक चीज जो मैं बड़ी बारीकी से नोट कर रहा था, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था, कि कुछ चेंज हो रहा है बिजनेस में, कुछ है जो डिस्टर्ब हो रहा है। और जैसे ही मैंने लगभग इंटर कंप्लीट किया, पिताजी ने मुझे बुलाया अपने पास और सीधे सीधे एक चीज कही कि बेटा, बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है और अब हमारे को शायद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अपना डिपॉजिट भी करना पड़ेगा वापस, और हम लोग अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेंगे।
और आ जाओ हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और ये बिजनेस तुम्हारे लिए तो है जो मैंने खड़ा किया है। मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था और वही चीज़ हुई। उसके बाद मेरे को पिताजी ने कुछ थोड़ा बहुत टिप्स दी और मेरे को शहर से दूर दूसरे शहर भेज दिया। मैं अकेला ही मुरादाबाद चला गया और मुरादाबाद में रह के मैंने अपने उस फार्मास्यूटिकल बिजनेस को स्टार्ट किया। अब एथिक्स और प्रिंसिपल्स कितना नुकसान भी पहुंचाते हैं, मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ। जब भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, यानी कि जो परंपरागत बिजनेस होता है, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आपकी मार्केटिंग का सेक्टर हो गया, वहां पर आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स ये कहीं ना कहीं आपको दरकिनारे रखने पड़ते हैं अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है। अब हमारे पास ट्रांजिशन फेज आ रहा था। जब पिताजी ने बिजनेस को शुरू किया था 80 के दशक में, उस समय कंपटीशन कम था, मल्टीनेशनल कंपनीज कम थी। अब हिंदुस्तानी कंपनीज का कंपटीशन शुरू हुआ, मल्टीनेशनल का कंपटीशन शुरू हुआ, बाजार बड़ा हो गया और मैं पहुंच गया मुरादाबाद। इंटर पास करने के बाद पहली बार मैं लोगों से मिलना स्टार्ट करता हूं वहां पे, और मेरा बड़ा वार्म वेलकम होता है। मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, जैसे ही उसे पता चल जाता है कि नेगी साहब के सुपुत्र हैं, तो वो मुझे बड़ा बेहतरीन सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो मुझे वही चीज़ बड़ी याद आती है अपने फादर की, कि कैसे मेरे फादर ने अपने रिलेशन डेवलप किए पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने अपने इस बिजनेस को जब डेवलप किया होगा, तो एक रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ये मुझे उस समय मेरे पिताजी ने याद दिलाया। मेरे को याद है, मैं अगर क्यू में खड़ा होता था और किसी को मेरी हाइट से और मेरी पर्सनैलिटी से अंदाजा लग जाता था कि नेगी साहब का बेटा है, तो वो मुझे कॉल कर लेते थे किसी, और मेरे को अपने पास बिठा लेते थे ऐसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या ऐसा एरिया मैनेजर में वहाँ वर्क करता था। लेकिन फिर भी मेरे को इतना हाई रिगार्ड मिलता था जिसकी मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना प्रिविलेज्ड फील करता था उस समय। सिलसिला चलता गया, कुछ चीज़ें मैं सीखी वहाँ से। लेकिन मैं बिजनेस में जो मेरा फार्मास्यूटिकल था, चूंकि बिना ट्रेनिंग दिए मैं वहाँ पहुँच गया था, तो मैं धक्के खाता रहा। पढ़ाई मेरी पार्ट टाइम हुई। मैंने बीए किया हिंदू कॉलेज से, वहाँ से पार्ट टाइम। बीए करने के बाद मैंने फिर एमए भी किया, और मैं काम भी करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा, बट मैं अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा था। पिताजी ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आपको शिफ्ट करते हैं, और मैं मुरादाबाद से शिफ्ट होके एक रुद्रपुर जगह वहाँ पहुँच गया। आज की तारीख में वो उत्तराखंड में है, उस समय यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का एक छोटा सा शहर रुद्रपुर। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर भी मेरे को बड़ा प्यार मिला डॉक्टर्स के थ्रू। लेकिन वहाँ मुझे दूसरी चीज़ जो अच्छी मिली, वो थी मुझे जो मैंने सीखा धक्के खाकर करीब 5 साल पहली बार मुरादाबाद में, मैं उससे एक्सपीरियंस ले चुका था, और मैंने उस एक्सपीरियंस का यूज़ करना शुरू किया रुद्रपुर में। थोड़ा मैच्योर भी हो गया था मैं उम्र के हिसाब से, बिजनेस में काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुका था। अब मैंने वहां पे जब काम शुरू किया तो वो मेरा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ, मैं खुद थोड़ा सेटिस्फाइड फील करने लगा। आपके लिए भी मेरी यही टिप होगी सबसे पहले, कि अगर आपको लग रहा है कि इस समय आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है, आप नए नए हैं, तो जरूर इस चीज को समझिएगा, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है बहुत कम होता है, और बिना एक्सपीरियंस के किसी भी फील्ड में कामयाब होना मुश्किल होता है। ये वो टीचिंग थी जो बचपन में मैंने इनडायरेक्टली सीख ली, और जब मैंने उस बुरे एक्सपीरियंस को, उस समय के एक्सपीरियंस को यूज किया नई जगह पे, तो फिर मैं उस छोटे से शहर में बड़ा अच्छा बिजनेस करने लगा। अब चैलेंज फिर क्या आने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना नए तरीके से मार्केटिंग में नए नए पैंतरेबाजी शुरू करी। होता क्या रहा कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो उससे बेटर फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा सेटबैक ये लगा, जब मेरा बिजनेस वहां स्टैब्लिश होने लगा, तो सडनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब यूपी के 2 हिस्से हो जाएंगे, और 2 हिस्से होते ही एक उत्तराखंड बन जाएगा और एक उत्तर प्रदेश में अलग हो जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक था अगर मैं बिजनेस की बात करूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मेहनत करके डेवलप किया था वो सारा का सारा एकदम से जीरो हो गया। क्यों हो गया जीरो? क्योंकि अब मेरा बिजनेस दूसरे स्टेट का हो गया, और मेरे पास वो क्षमता नहीं थी उस समय कि मैं इंटर स्टेट बिजनेस कर सकूं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना माल भेज सकूं।
उसके लिए फॉर्म 16 चाहिए होते थे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी जो छोटी मोटी कंपनियों के बस की बात नहीं थी। मेरे को लौट के लखनऊ आना पड़ा। मेरा जो मैंने जितनी भी मेहनत करी थी वो पानी हो गई। लेकिन उसी दौरान मेरे को एक नए तरह की विचार को जानने का मौका मिला, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये वो विचार था जिसने 1999 में सबसे पहले मुझे स्ट्राइक किया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम आप बहुत सारे लोग जानते हैं, और रवीश जी ने तो उसमें भी काफी झंडे गाड़े हैं। मेरे को लगता है अनूप जी, राजेश जी, मैं आप तीन को तो देख ही पा रहा हूँ, आप तीन लोगों ने तो उसमें भी काफी अच्छे लंबे समय तक काम किया है। जी मैंने सर। भी सबसे पहले मैंने उस कंपनी को देखा, उसको जानने का मौका मिला, बड़ा एक्साइटेड हुआ। मुझे याद है वो छुट्टी का दिन था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम छुट्टी के दिन को कैसे बिताएं। सवेरे हम खेल के थक चुके थे एक मैदान में, और एक ऐसे ही हम इंतजार कर रहे थे कि क्या करें, एक समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमारे को एक सरदार जी मिलते हैं, वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप अभी अगले 2 घंटे? हमने कहा कि खाली है। उन्होंने कहा आइए हमारे यहाँ, और एक हमारे मित्र आए हुए पंजाब से, वो कुछ बातचीत करना चाहेंगे, आइए शामिल होते हैं। उन्होंने इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं, हम खाली थे, हम चले गए उनके पास। और जब हमने वो प्रेजेंटेशन देखा तो सही बताऊं तो रोंगटे खड़े हो गए। जो इतने साल का मेरा जो दर्द था, मुझे लगा कि अब ये कंपनी मेरा उस दर्द को खत्म करने वाली है। कहते हैं ना, पहला प्यार। मुझे वो प्रेजेंटेशन, उस व्यक्ति से मोहब्बत हो गई, और मुझे लगा बस ये ऊपर वाले का भेजा हुआ एक बहुत ही नेक इंसान है और ये मेरी जिंदगी बदलने आया है। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन? मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बस थोड़े समय का वक्त दीजिए और हम आपसे मुलाकात करते हैं। हमने चाय पी, मैं निकल आया, और मैं सोचने लगा कि यार ये कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है, और ये तो मेरी जिंदगी को बदल देगी। एक चीज मैं बचपन से पता नहीं क्यों मेरे अंदर थी, कैसा भी समय रहा हो, मेरे को सपने, मतलब रात को सोने से पहले मैं सपने बहुत अच्छे देखता था। आप में से बहुत सारे लोग जब थक जाते होंगे और घर आते होंगे तो बहुत अच्छे सपने देख के सो जाते होंगे। यस, मेरी जिंदगी में कुछ बढ़िया होगा, गॉड हैज अ प्लान, भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है, तो जाहिर सी बात है ये किसी अच्छे काम के लिए भेजा होगा और मैं कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करूंगा। और एक अच्छा सा हम सपना देखते हैं और अपने आप को हम हीरो की तरह पाते हैं। वैसा ही सपना देख के मैं जब सोता था, और मैं उम्मीद करता था एक ना एक दिन मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मेरी जिंदगी को बदलेगी। गॉड हैज अ प्लान, मैं इसका बिलीव करता हूँ। वो कंपनी को देख के मुझे लगा कि यस, ये गॉड का वही प्लान है जो मेरे पास आया है। करीब 1-2 घंटे की सोचने के बाद मैं उनके पास दोबारा पहुंचा। उन्होंने कहा यस बताइए। मैंने कहा यस, स्टार्ट करना है। और उन्होंने कहा ठीक है, ये 4200 रुपये की किट आती है, इससे आप स्टार्ट करेंगे और हम इस तरह से आपको धीरे धीरे करके आगे लेके चलेंगे। वो मेरे कोच, मेरे गाइड बन गए। दोस्तों, मैंने उस कंपनी में तकरीबन 1.5 साल मेहनत करी, सीखा चीज़ों को, और समझने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये जो बिजनेस है तो बहुत शानदार, लेकिन शायद ये बिजनेस मेरे दायरे के लोगों के लिए नहीं है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे दायरे के लोगों के लिए नहीं है, मैंने फिर उस बिजनेस को क्विट कर दिया। लेकिन मैंने कभी उस बिजनेस की बुराई नहीं करी, क्योंकि वो मेरे दायरे के लिए तो नहीं बना था, लेकिन किसी के दायरे के लिए तो था, और इसीलिए वो लोग इस बिजनेस में कामयाब भी थे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहली चीज जो सीखी वो यही थी कि हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना बना हो, ये बिजनेस किसी के लिए तो बना था, और वो शायद हमारा दायरा हमारा उतना बड़ा नहीं था कि हम उस दायरे के अंदर फिट हो पाते। कोई बात नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग से इंप्रेस हो गया। वापस हम लखनऊ आ गए। लखनऊ आके मैं दोबारा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन इन्वॉल्व होने के बाद मैं लगातार सोचता रहा कि यस, मुझे अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। शायद कोई और कंपनी हो जो मेरे लिए बनी हो, मेरे दायरे के लोगों के लिए बनी हो। मेरा दायरा माने क्या था? मेरा दायरा माने वो दायरा जिसमें मेरे जैसे लोग रहते हो, वो दायरा जहां मिडिल क्लास सरवाइव करता हो। क्योंकि मैं एक पेयर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। मैं अपर मिडिल क्लास की तरफ जा तो रहा था, लेकिन वो मेरी जो ट्रेन थी वो डिरेल हो चुकी थी, क्योंकि मेरे बिजनेस में कंपटीशन आ चुका था। बट जो मेरा दायरा था, जो मेरे जानने वाले लोग थे, वो सब वही थे। अगर मैं जिस काम को कर नहीं पा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वही चैलेंज, जो चैलेंज मैं फेस कर रहा हूँ, वही चैलेंज मेरा साथी भी फेस करेगा। मेरी स्कूलिंग जहाँ हुई थी, मेरे दोस्त भी वही चैलेंज को फेस करेंगे।
तो अल्टीमेटली मैं ढूंढता रहा और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करता रहा, लेकिन मुझे कोई कंपनी ऐसी दिखी नहीं जिसके साथ मैं इन्वॉल्व होता, तो मैं अपने काम को करता चला गया। गॉड हैज अ प्लान। मैं इस बात पे बिलीव करता रहा और इंतजार करता रहा कि मुझे दोबारा से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर स्ट्राइक करेगी जो मेरे लिए बनी होगी। बिजनेस कर रहा था और साथ साथ बिजनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहा था, लेकिन मैं अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस से नेगेटिव कभी नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा कि मैं यहाँ पर भी शायद कुछ कर जाऊं, लेकिन हो कुछ ऐसा रहा था कि बिजनेस में इतने चैलेंजेस। मैं आपको बताऊं एक किस्सा जो जिससे कि मेरी लाइफ चेंज हुई और मैंने डिसीजन लिया था। और वो ये था कि पहले तो हम उत्तराखंड होने की वजह से अपने बिजनेस को मुझे वाइंड अप करके आना पड़ा था, और दूसरी बड़ी चैलेंज जो मैंने अपने बिजनेस में नोट करी थी कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग देते थे। आप एमआर नाम से जानते हो ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर कंपनी में, और वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग दिया करते थे। अब जब ट्रेनिंग देते थे तो वो मेडिकल रैप तैयार होता था, 6 महीने हमारे साथ काम करता था। जैसे ही उसको एक्सपीरियंस हो जाता था, तुरंत क्या होता था, कोई ना कोई दूसरी कंपनी उसको थोड़ा सा ज्यादा सैलरी देती थी और वो उसके साथ निकल जाता था हमें छोड़कर। यानी उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी लॉयल्टी हमारे साथ नहीं जुड़ी होती थी, वो बिल्कुल भी हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होता था। और मैंने इसकी बात जब पिताजी से करी तो पापा ने कहा, बेटा हमारे बिजनेस का यही उसूल है और हमारे बिजनेस में तो ये हर जगह होता है। मैंने कहा पापा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम जिसको ट्रेन करते हैं वो बंदा तो हमारे साथ, मतलब हम उसको लगभग सारे गुण सिखा देते हैं कि कैसे आपको डील करना है केमिस्ट के साथ, कैसे आपको डील करना है डॉक्टर्स के साथ, कैसे आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने। मैंने कहा हम तो अपना दिल खोल के उसके सामने रख देते हैं, और वो बंदा क्या करता है कि उसको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है मनी के रूप में या कंपनी के रूप में, और वो हमें छोड़ के चला जाता है पापा। तो उन्होंने कहा बेटा यही इस बिजनेस का असूल है और ट्रेडिशनल में ऐसे ही चलता है। मुझे याद आया कि मेरे को सरदार जी ने, जो पंजाब से आए थे, उन्होंने जब ये प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा आप एक सेब में कितने दाने होते हैं, जो उसके बीज हैं वो आप काउंट कर सकते हो, या किसी भी फल को काटो तो आप उसके सीड्स, उसके बीजों को तो गिन सकते हो, लेकिन एक बीज से कितने फल उस पेड़ से जो बड़ा होगा तब मिलेंगे, और उनमें कितने बीज होंगे ये आप कभी काउंट नहीं कर सकते। तो ये बात जो उन्होंने मुझको उस समय कही थी वो मुझे बार बार टकराती थी। तो मैंने सोचा यार, अगर ये आदमी जिसको मैंने ट्रेन किया, और मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 200 के आसपास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेन किए, और मेरे पिताजी ने तो लगभग 1000 के आसपास ट्रेन किए होंगे अपनी लाइफ टाइम में। मैंने सोचा अगर ये लोग हमारे साथ ही होते तो हम कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते थे। लेकिन ये ट्रेडिशनल की एक और चैलेंज थी, हमारे फार्मास्यूटिकल की एक और चैलेंज थी जिसको मैंने महसूस किया, और मैं और थोड़ा इंक्लाइंड हुआ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये ताकत आपकी बहुत काम आती है। आप जिसके साथ रिलेशन बिल्ड करते हो, आप जिसके साथ इस बिजनेस को शेयर करते हो, आप जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, और वो एक दिन आपसे बेहतर दौड़ने लग जाता है, तो आप प्राउड फील करते हो, आपको आपको उसके ऊपर गर्व होता है कि, और जो जो दौड़ रहा होता है उसको भी आपके ऊपर गर्व होता है। और मैंने तो ये आपकी टीम में बहुत अच्छा देखा है, मैं जब भी मैसेज पढ़ता हूँ तो आप लोगों ने तो बेहतरीन कल्चर डेवलप किया हुआ है। अभी हर व्यक्ति जो कामयाब होता है वो अपनी अपलाइन का नाम ले रहा होता है। अब ट्रेडिशनल में सोचिए, इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे ही एक आदमी काबिल होता है वो तुरंत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी जगह चला जाता है। कितना बड़ा चैलेंज है ट्रेडिशनल का, जो आम आदमी समझता ही नहीं है, और जब तक वो समझता है बिजनेस में, तब तक वो लाखों रुपए कर्ज में आ जाता है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, एक आम आदमी बिजनेस से तौबा कर लेता है, वो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं, हाथ जोड़ लेता है। जब भी हम मोदी के बिजनेस प्रपोजल की बात करते हैं तो उसको वही बिजनेस प्रपोजल याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फलाने की गाड़ी खराब हो गई थी और फलाना आगे बढ़ नहीं पाया था, उसको वही नेगेटिव बिजनेस के एंगल समझ में आते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में ये चैलेंज ही नहीं है, लेकिन ये तब समझ में आता है जब आप उसके अंदर से गुजर के निकलते हो। अगर आपने ट्रेडिशनल किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर समझ में आएगी, लेकिन अगर आपने बिजनेस नहीं किया है पहले कोई, तो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग जल्दी समझ में नहीं आती, इसकी वो आत्मा आपको समझ में नहीं आती है।
और इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़े रहो। जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपके ग्रोइंग अपलाइंस हैं, जो आपकी सक्सेसफुल अपलाइंस हैं, उनके साथ आप जुड़े रहिए। तो वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं ट्रेडिशनल के और कितने फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग में मेरे जो सबसे पहली कंपनी में एक गुरु हुआ करते थे जिनसे मैं सीखता था, उन्होंने एक बात और बहुत बढ़िया कही थी। उन्होंने कही थी कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारे लोग शॉर्टकट समझ के आ जाते हैं, ये पैसे कमाने का शॉर्टकट है, और जो लोग शॉर्टकट समझ के आ जाते हैं वही कट शॉर्ट हो जाते हैं, वही लोग गायब हो जाते हैं। उन्होंने उस समय मुझको ये बात कही थी कि डायरेक्ट सेलिंग पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, एक पैसे कमाने का आसान तरीका है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, पैसे कमाने का डायरेक्ट सेलिंग एक आसान जरिया है, जिससे कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है और कह सकता है यस आई एम एन एंटरप्रेन्योर, यस मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यस मैं बिजनेस करता हूँ। और तब से लेकर आज तक मेरे दिमाग में यही बैठा हुआ है, और जब भी कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ। मैं डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे ही बोलता हूँ उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगता है। तो जैसे ही मैं उससे कहता हूँ यस आई एम इनटू बिजनेस, और मैं फील करता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने आप को नेटवर्कर भी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि नेटवर्कर की परिभाषा भी लोगों ने बदल दी है। नेटवर्कर माने जो इस कंपनी से उस कंपनी कूदता रहता है। तो मैं मानता हूं कि यस मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जो बिजनेस एक आसान तरीका है पैसे कमाने का, एक आसान तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का, एक आसान तरीका है लोगों की मदद करने का, और एक बेहतरीन मौका है अपने 7 पुश्तों की जिंदगी को बदलने का। रवीश जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। रवीश जी कहते हैं कि हमने पैसों का पेड़ लगाया है। रवीश जी मुझे बहुत रिलेट करती है आपकी ये स्टोरी और आपका वो ये जो आप शेयरिंग करते हैं। यस रियली दोस्तों, हम लोग पैसों का पेड़ ही तो लगाते हैं। ये ऐसा पेड़ है जो मैंने बचपन में जब हम गांव जाया करते थे, तो दादाजी मेरे दादा दादी गांव में थे, तो हम लोग गांव जाते थे, पापा 2 महीने के लिए हमें गांव छोड़ते थे छुट्टियों में। तो गांव में मेरे दादा अक्सर दिखाया करते थे बगीचे में कि देखो ये पेड़ हमने लगाया है, देखो ये पेड़ तुम्हारे परदादा यानी मेरे पापा ने लगाया है। तो मैं कहता था ये इतना बड़ा पेड़ है, बोले यस, और ये देखो पेड़ हमने लगाया है। तो कहता था वाह क्या बात है। बोले आने वाले समय में तुम भी पेड़ लगाओगे और ऐसे ही तुम भी बताओगे कि तुम्हारे परदादा का था, ये दादा के दादा का था पेड़। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, यानी कि मेरे परदादा को मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन उनके लगाए गए पेड़ का फल मैं खा रहा हूँ, और उनके फलों को बेच के हम सब लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहे हैं। तो वो जो एक चीज थी कि पैसों का पेड़ आज की तारीख में इसलिए कहा जा रहा है इस बिजनेस को, क्योंकि ये जो आज आप मेहनत करोगे, ये जो आप 4-5 साल यहाँ पे दोगे, तो हो सकता है 4-5 साल में आपको खाने लायक ही सिर्फ फल मिले, यानी आप सिर्फ अभी सरवाइव कर रहे हो। लेकिन जिस दिन ये पैसों का पेड़ बड़ा होगा, ये नेटवर्क आपका बड़ा होगा दोस्तों, 100% 7 पीढ़ियां नहीं, मैं कहता हूं जन्म जन्म की एक आप कहानी लिख के जाओगे अपने लिए। आपको लोग जीवन भर आपके खानदान की भूल नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप इस पेड़ को लगा रहे होगे, तो जैसे जब पेड़ लगाते हैं तो जानवर आएंगे, बकरी आएगी, जंगली जानवर आएंगे, उसको खाएंगे। तो ऐसे ही आपको चैलेंजेस भी आते रहेंगे, और आप अगर अपनी अपलाइन के साथ रहे, अपनी ग्रोइंग अपलाइन का आपने साथ नहीं छोड़ा, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सब लोग वो मुकाम हासिल करेंगे। और मैं तो देख रहा हूं कि टीम मिशन पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़ रही है, और सबसे बेहतरीन सबसे ज्यादा अचीवर्स इस लॉकडाउन के महीने में अगर कहीं से निकले हैं, तो मुझे लगता है वो टीम मिशन ही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सब अपने लिए थैंक यू बजा सर। सकते हैं कि आपने इतना बेहतरीन काम इस लॉकडाउन के महीनों में किया। तो मैं तो काफी कुछ आप ही लोगों से सीखता हूँ, बट ओके। अभी क्या हुआ कि चैलेंजेस मेरे जीवन के खत्म नहीं हुए, और मैं बस समझ ही रहा था दोनों चीजों का डिफरेंस। और तब तक जो है पता चला कि मेरी माता जी को कैंसर है, डिटेक्ट हुआ। अभी हम समझ ही रहे थे कि बिजनेस से कुछ संभलें, और पता चला कि उनको कैंसर है। चूंकि हम फार्मास्यूटिकल लाइन में थे, डॉक्टर्स बहुत हमारे पिताजी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, तो उस रिलेशन का जो बेनिफिट हमें मिला वो ये मिला कि जो इलाज हम कर रहे थे, वो इलाज हम लखनऊ में कर ही नहीं सकते थे, और जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे हम थे वो हम नहीं कर सकते थे।
तो बिल्ड रिलेशनशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाइए अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। मैं तो कहता हूँ इंटायर हिंदुस्तान के जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो मुझे लग रहा है सबने म्यूट कर दिया था। जी तो सही। आप सब एक रिलेशनशिप जरूर बनाएं। आपका रिलेशनशिप आपकी किस दिन काम आ जाएगा हमें नहीं पता। हमारा बिजनेस बुरे दौर में था, हम बहुत अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिताजी का वो रिलेशनशिप उन डॉक्टर्स के साथ, जो उस समय हमारी माता जी का इलाज हुआ, जिस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, मतलब ये यकीन मानिए कि डॉक्टर्स ने अपनी फीस नहीं ली और नर्सिंग होम ने नर्सिंग चार्जेस नहीं लिए। इससे बड़ी बात एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं कर सकता। जिस जगह से हम मेडिसिन प्रोक्योर लिया करते थे, उसने भी हमसे मतलब बेयर मिनिमम, वो भी जिद करके हमने उनसे कहा नहीं, बेयर मिनिमम जो आपकी कॉस्ट है वो तो आपको लेनी होगी। हालांकि हम वो कॉस्ट भी बेयर करने के लायक नहीं थे, लेकिन सर्जन ने तो चलिए अपनी तरफ से वो सर्जरी कर दी, उसकी कॉस्ट नहीं आई। लेकिन मेडिसिन की तो एक कीमत होती है, जो हमें पता था। और उस समय मैं बताऊं, ये बात होगी आज से तकरीबन 15 साल पहले की लगभग, ट्रीटमेंट बहुत महंगा हुआ करता था, बहुत महंगा। लोग कहते थे कि आपने कैसे कर लिया। हमने कहा बस गॉड हैज अ प्लान। हमेशा से मैं मानता था गॉड हैज अ प्लान, ऊपर वाले का एक प्लान है। वो पिताजी का रिलेशनशिप भी था जिसकी वजह से मेरी मदर सरवाइव करी, और वो सरवाइव करी, रिकवर कर गई। और एक समय ऐसा भी आया कि उनके टेस्ट में ये निकल के आया कि शी इज टोटली फाइन। क्या बात, वाओ क्या बात, बहुत सुपर। बढ़िया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस रियल अपनी जिंदगी के बारे से कि होता क्या है। ये तो हो गया इसलिए क्योंकि मेरे फादर चूंकि फार्मास्यूटिकल लाइन में थे और डॉक्टर के साथ में रिलेशनशिप, लेकिन एक आम आदमी का क्या होगा। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्त, आप पैसा कमाओ। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, और इतने पैसे तो जरूर होने चाहिए कि जब आपको जरूरत हो, आपके परिवार को जरूरत हो, तो आप किसी की तरफ आपको देखने की जरूरत ना पड़े, किसी के आगे आपको हाथ को फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतने पैसे कमाइए कि कम से कम आप ये सेटिस्फैक्शन अपने अंदर ला सको कि यार मैं कम से कम अब इस लायक तो हूं कि अगर मेरे घर में कोई दिक्कत आती है या मेरे जानने वालों के बीच में कोई दिक्कत आती है तो मैं उनकी मदद कर सकूं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार पैसे में क्या रखा है, पैसों से क्या होता है, पैसा तो मतलब बड़ी सारी बीमारियों की जड़ है। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, बिल्कुल नहीं। ये बीमारी कब कहां से आ जाएगी किसी को नहीं पता। हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं थी, मेरी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना मेरे फादर की साइड से और ना मेरी मदर की साइड से कोई हिस्ट्री नहीं थी इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरी मदर को हुआ और हम सरवाइव कर पाए। पैसे नहीं थे लेकिन रिलेशनशिप थे, इसलिए हम सरवाइव कर पाए। और अगर रिलेशनशिप भी नहीं होते तो न जाने कितने पैसे बर्बाद हो जाते और हम कहाँ कहाँ भटकते, फिर भी हम बचा पाते कि नहीं बचा पाते। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, आप जितना भी कमाते हो, आप और कमाओ पैसा। मैं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं ना पैसे से बहुत सारी बुराइयां होती हैं। मैं मानता हूँ यस, हो सकता है होती हैं, लेकिन वो अलग फितरत के लोग होंगे। पैसा बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, इसलिए पैसे की बहुत जरूरत है। आप बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हो पैसे कमा के, आप बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हो पैसे कमा के, बहुत लोगों को आप अच्छी एजुकेशन देने का वादा कर सकते हो, आप हॉस्पिटल खोलो चैरिटेबल, लेकिन पैसा जरूर कमाइए। और डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देती है, मोदी केयर आपको मौका दे रही है कि आप पैसों का पेड़ लगा सकते हो अपने लिए और पैसों का पेड़ लगवा सकते हो ऐसे लोगों के लिए। इस बिजनेस में हर उस व्यक्ति को शामिल कीजिए जो पैसा कमाना चाहता है, जो आर्थिक रूप से जरा सा भी कमजोर है। आप उसको जरूर बताओ कि यस तुम्हें क्यों करना है मोदी केयर, कल हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। दोस्तों हम इस चैलेंज से निकले, जैसे ही निकले तब तक सिस्टर की मैरिज की बात शुरू होने लगी और सिस्टर की मैरिज करी। तब तक हमारे साथ जो पुराना एक पाप चल रहा था, जिसको हम कहते हैं पुराना बिजनेस, तो उस बिजनेस में बैंक ने जो केस किया हुआ था हमारे ऊपर, वो केस फाइनल हो गया और
हमको पैसे जमा करने पड़े, तो उसकी डेट आ गई। किसी तरीके से सरवाइव करते हुए, इधर से उधर से लेते हुए, और हमने उस काम को भी निपटाया। ये पैसा कितनी जरूरत कब आपको पड़ जाए, क्या क्या जगह ये पैसा काम आता है दोस्तों, ये आप आज नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी है कि आज आप उस पैसे को कमाओ। खैर, वहां से भी निकले, और फिर एक समय आया कि पिताजी ने कहा भाई ऐसा करते हैं कि अब छोटा भाई तुम्हारा एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया है, तो एक चीज तो तय होगी कि हम लोग अगर फार्मा को आगे बढ़ाएंगे काम को, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं इसके बैच के, क्योंकि छोटा भाई पहली बार में क्रैक कर गया था सीपीएमटी, तो एमबीबीएस कर लिया उसने। एमबीबीएस करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद उसने जॉब प्रेफर करी, और आज वो उत्तराखंड में है, देहरादून में है, क्लास 1 ऑफिसर हो गया है। और उसने भी बहुत सेक्रीफाइस किए फैमिली के लिए। जब टफ टाइम आया तो वही एक ऐसा आदमी था जो सरकारी नौकरी में था, बहुत सारे लोन लेकर हमने पुरानी चीजों को खत्म किया। तो मैं एक चीज और समझ गया इस ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में उस पीरियड में, और वो ये था कि बिजनेस आप जो भी करो ट्रेडिशनल, कभी ना कभी वो आपको बर्बाद कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमारे एक परिवार है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे रिच फैमिली है, अंबानीज। आप देखो हुआ क्या, उसमें एक ब्रदर तो आज हिंदुस्तान में और एशिया का नंबर 1 रिच पर्सन है, और जो उनका दूसरा भाई है वो कहाँ पे है? उन्होंने तो बिजनेस किया था। क्या हुआ उनका? क्यों इतने हैवी लॉसेस हो गए? क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक चीज जरूर होगी अंत में, और वो है लॉस। जब भी ये आपका बिजनेस में वो सेल्स नहीं आएंगी, जब भी आपके बिजनेस में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, या आप टेक्निकली वीक हो गए, तो आपको लॉस तो होगा ही होगा, और उस लॉस को झेलने के लिए आपके पास पैसा यानी बैकअप का होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने एक मॉलिक्यूल तैयार किया, एंटीबायोटिक, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कहा करते थे पिताजी से कि एक एंटीबायोटिक बनाइए नेगी साहब। तो पापा ने एक एंटीबायोटिक को डेवलप किया, और जब तक हम उस एंटीबायोटिक को लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, यानी लाखों रुपए हमने उसमें लगा दिया उसको डेवलप करने में, और जब तक उस एंटीबायोटिक को लॉन्च करने की बारी आई मार्केट में, तब तक एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उससे हायर लेवल का एंटीबायोटिक, उससे बेटर एंटीबायोटिक मार्केट में लॉन्च कर दिया। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इतना हैवी लॉस हुआ कि मैंने उस दिन ये निर्णय लिया कि अब मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूंगा। पहला मौका मिलते ही मैं अपने इस पुराने दवाई के बिजनेस को तुरंत वाइंड अप करूंगा, चाहे कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए। ये लॉस आज अगर लाखों का है, तो कल ये लॉस करोड़ों का हो जाएगा अगर मैं लगातार इसमें बना रहा, क्योंकि अब मल्टीनेशनल्स आ चुकी है इसके अंदर, और वो एक गेम खेल रही है छोटी छोटी कंपनी को गायब करने का। आप देखो, यही चीज तो हो रही है आज की तारीख में। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी आज आप देखो मार्केट में आती है, वो एकदम से इस तरह से आती है, चीप प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर, और हिंदुस्तान के जितने भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उन सबको खा जाती है, उन सबको खत्म कर दे रही है। ये मेरे साथ हुआ आज से तकरीबन आप मानो 10 साल या 12 साल पहले की बात होगी। मैंने निर्णय ले लिया कि पहला मौका मिलते ही मैं इसको छोड़ूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी एमए इकोनॉमिक्स। अब एमए इकोनॉमिक्स करने वाले को नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। फिर मुझे याद आया, भाई गॉड हैज अ प्लान, हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही मेरा वेट करेगी। अगर मैंने एमबीए किया होता है या मैंने कुछ और किया होता है प्रोफेशनल पढ़ाई, तो हो सकता है कि मैं नौकरी की तरफ चला जाता। लेकिन गॉड हैज अ प्लान, मैंने किया भी तो एमए इकोनॉमिक्स को क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, बहुत हुआ तो एक ट्यूशन करने वाला बन सकता था मैं। तो गॉड हैज अ प्लान, गॉड ने मुझे फिर से ये कहा कि नहीं बेटा, बिजनेस ही सर्च करो, क्योंकि तुम्हारी डिग्री तुमको नौकरी नहीं दिलवा सकती। मैंने शुरू किया फिर से, और उन दिनों एक बेहतरीन कंपनी थी हिंदुस्तान में जो बहुत तहलका मचा रही थी 6-7 साल से, और मैं चूंकि छोड़ना चाह रहा था और मैंने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अगर ये कंपनी हिंदुस्तानी है और इतने लंबे समय से कर रही है काम, तो यार मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को अपने बिजनेस को तो बंद करना है।
एक पैनिक में लिया मेरा डिसीजन था, क्योंकि मैं अपने पुराने बिजनेस से बिल्कुल परेशान हो चुका था। मैंने पैनिक में वो डिसीजन लिया और उस कंपनी में काम किया। वहीं से हमारा परिचय रवि जी से हुआ, वहीं से मैं जानता हूँ रवि जी को, और वहीं से मुझे लगा कि ये व्यक्ति मैन विद गोल्डन हार्ट्स है, और मुलाकात का मौका मिलता रहा और मैंने वाकई पाया कि ही इज अ मैन विद गोल्डन हार्ट। और मैं चाहूंगा भाई आप सब लोग हमारे रवि जी के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। इनके जैसा व्यक्ति मैंने मतलब पहली नजर में ये व्यक्ति बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही इथिकल, मेहनत करने वाले, जो मेरी इमेज बनी इनके दिमाग, अपने दिमाग में जो मैंने इमेज बनाई थी, और वो इमेज इतनी बेहतरीन साबित हुई। चेहरे से देखता हूं मैं तो क्या गजब की पर्सनैलिटी है, पॉजिटिविटी, चेहरे पे स्माइल, ये बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। हमारे अनूप जी भी कम नहीं है, इज अ स्टार। राजेश जी भी कम नहीं है, इज ऑल्सो स्टार। बट मेरी चूंकि पहली मुलाकात और आप सबसे परिचय कराने वाले रवि जी हैं, तो रवि जी मेरे लिए एक स्पेशल प्लेस रखते हैं हार्ट में। ये सब मेरा चल ही रहा था और वो कंपनी हमें मिली। उस कंपनी में हमने काम शुरू किया, जोड़ी का हजार शॉर्टकट। मुझे याद आ रहा था बार बार कि यार वो हमारे गुरु थे, उस गुरु ने कहा था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यहाँ तो पैसा ऐसा लग रहा है कि आ रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। और दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। वो कंपनी में जब हमारा नेटवर्क इतना बढ़िया तैयार हुआ कि अब वो मुझको पैसे देता, वो कंपनी उसी समय कोलैप्स कर गई। दोस्त मतलब जैसे तैसे हम कर्जे को पाट रहे थे, और जैसी कर्जा पटने की कगार पे आ रहा था कि लग रहा था यस अगले 6 महीने और साल भर में तो हम कर्जे को पूरा निपटा देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, उसी समय वो बिजनेस कोलैप्स कर गया। एक नई सीख वो बिजनेस कोलैप्स होते दे गया कि दोस्तों बिजनेस में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, या नौकरी जब आप करते हो, या आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज भी लेते हो बिजनेस करने के लिए, तो वो कंपनी के बैकबोन को देखना बहुत जरूरी है, उसकी प्रोफाइल को देखना बहुत जरूरी है। ये ट्रेडिशनल की तरह ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बिजनेस मॉडल है। वो दिन मैं याद करता हूं, आज भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी शादी हो चुकी थी, छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, और सडनली पता चलता है कि सब कुछ खत्म। अब मेरे पिताजी मेरे आगे आके खड़े होते हैं और कहते हैं देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब चीजें नहीं चलती हैं, अब तुमने अपने बिजनेस को भी खराब कर लिया पुराने, और ये तो फिर कुछ नहीं रहा। और मेरे पर एक जो स्टैंप था वो स्टैंप लग गया। स्टैंप क्या लग गया? रिश्तेदारों में, जानने वालों में, ये बंदा ठीक नहीं है, इसके डिसीजन ठीक नहीं होते, ये जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन गड़बड़ होते हैं। एक अनसक्सेसफुल का लेबल मेरे माथे पे चिपक गया। अब वो अनसक्सेसफुल पर्सन या जो डिसीजन सही नहीं लेते हैं, उसका जो ये माथे पे एक लेबल चिपका, दोस्तों उसको उतारना बड़ा मुश्किल काम था। जिस भी व्यक्ति ने पहले किसी कंपनी में, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने पहले किया हुआ है इस तरह की कंपनीज में काम, डायरेक्ट सेलिंग में या ट्रेडिशनल में, जब भी आपके माथे पे ये छप जाएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं है, आपके डिसीजन गलत साबित होते हैं, आप जिस कंपनी को ज्वाइन करते हो बंद हो जाती हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर कि आप उन लोगों को अपने साथ लेके आ सको। और जब तक आप अपने लोगों को अपने साथ लेके नहीं आओगे, तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं, आप कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकते। वो लेवल लेके लग गया। अब जब लग गया तो लग गया, हम सोचते रहे कि अब इसको कैसे उतारा जाए। रवि जी की भी मुझे लगता है पोजीशन सेम हो चुकी थी जैसे हमारी थी। बिल्कुल हम लोग याद आता है रवि जी वो दौर, रोंगटे खड़े हो जाते होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल आप भी मुझे लग रहा है उसी पेनिकल पे थे कि बस सब कुछ सही होने ही वाला था और नीचे से जमीन सरक गई, त्रिशंकु की तरह हम लटक गए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे हमारा भरोसा बढ़ा। हमने कहा यस, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ बदल सकती हैं, बस जरूरत है एक ऐसी कंपनी की जिसके साथ हम लग जाएं। ढूंढते रहे लगभग 6 महीना हम लोग ढूंढते रहे, साल हो गया लगभग,
तब हमने जब डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जिसके पास पीछे से बैकअप भी है, जिसके मालिक के पास विल भी है, जो करना चाहता है बहुत कुछ इस फील्ड में, और लोग भी हैं जो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। तो हमने कहा अगर लोग कर रहे हैं, पिछले करीब मिलकर 15-16 साल से चल रही थी उस समय कंपनी, 15 ईयर्स हो चुके थे, 15-16 ईयर्स। मैंने कहा अगर 15-16 साल से लोग पैसे कमा रहे हैं और लोग डेवलप हो रहे हैं, तो यस, हम भी करेंगे इसके अंदर, चाहे पैसा कम आए लेकिन आना रेगुलर चाहिए। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसे हो और उसके बाद आप जब गरीब हो जाते हो ना, तो वो दौर भगवान न करे किसी को देखने को मिले। पैसा कम हो लेकिन आता रहना चाहिए आपके पास, पैसा रेगुलर आपके पास आते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 महीना आ रहा है, यस 10,000 महीना आना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पूरी लिमिट उस 10,000 के आसपास भूल ली होती है। अगर 50,000 आ रहा है तो फिर 50,000 आना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी EMI, अपने सारे खर्चे, अपने बच्चों की फीस, अपने सारे खर्चे आपने उसी 50,000 के आसपास भूल लिए होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई 5 लाख महीना कमा रहा होता है तो उसने अपने सारे खर्चे, सारी EMIs उस 5 लाख के आसपास भूल ली होती है। तो भगवान न करे कभी किसी के पास ऐसी नौबत आए कि वो जहां पे है वहां से उसकी इनकम फॉल हो जाए, गिरे। पैसा लगातार आना चाहिए, भले ही एक समान आए लेकिन आता जरूर रहे। हमने डिसीजन लिया मोदी केयर का। मोदी केयर में आए, जोश में आए तो फटाफट हमने अच्छा बिजनेस किया। और फिर कहते हैं ना, जोश में तो बिजनेस आ जाता है एक बार को झटके से, बेहतरीन तरीके से, लेकिन फिर आपको एक प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। और प्रोसेस हमें बहुत ज्यादा पता नहीं था, सिखाने वाले हमारे पास कोई ऐसे बहुत ट्यूटर नहीं थे। आज आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको एक से एक सिखाने वाले लीडर्स आपके बीच मौजूद हैं, आपकी अपलाइन में। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारा हमारे को ट्रेनिंग देनी, सुरेखा जी जिनसे मिलने के लिए हम लोग 45-45 रुपए खर्च करते थे। तो आज वो जो सीखने का मौका मिल रहा है वो हमारे पास उस समय था ही नहीं। हम गलतियां करते रहे और मोदी केयर को कैसे सिस्टम में लेके चलना है ये सीखने की कोशिश ही करते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया जब जो झटके से एक बेहतरीन बिजनेस आया था वो फिर कम होने लगा, लेकिन मेरे को विश्वास हो गया था कि यस, ये कंपनी अब कहीं नहीं जाने वाली। जरूरत है अपने आप को थोड़ा ट्यून्ड करने की। मैं ये राय तो किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मैंने पर्सनली क्या किया वो मैं जरूर बताता हूं। मैंने पर्सनली एक, कह लीजिए, दोबारा से एक लोन लिया, एक कर्ज लिया, और वो मैंने लगभग 4 साल के ड्यूरेशन का लिया। उस 4 साल के ड्यूरेशन में मैंने ये तय किया कि ये पहला 1 साल का जो EMI भी होगा वो भी मैं इतना इस हिसाब से ले लूं पैसे कि वो पहले 1 साल का EMI भी यही प्रोवाइड कर दे, मेरे घर का खर्चा भी इसी से चल जाए, मेरे रनिंग एक्सपेंस भी इसी से निकल जाए। और मेरे को यकीन हो चुका था कि 1 साल में मैं जरूर इस EMI को भी और अपने खर्चों को भी मीटअप करने लायक बन जाऊंगा। ये विश्वास पैदा हुआ जब मैंने सक्सेस स्टोरीज पढ़नी शुरू करी, जब मैंने इस काम करने के तरीके को ढूंढ लिया, और यकीन मानिए यही मेरे साथ हुआ। जो आप सोचते हो, जिस विश्वास के साथ सोचते हो, एक सही कैलकुलेशन अगर आप करके चलते हो तो ये आपके साथ भी होगा। इस बिजनेस में आप जो चाहोगे वो आप हासिल करोगे। वो 1 साल मेरी लाइफ में मैंने, मतलब आपको बताऊं मैं किस तरह काम करता था कि मेरी कार जो थी, जो मैंने पिछली कार बेची है वो 1,75,000 किलोमीटर चला के बेची है, लीनिया थी मेरे पास। उससे पहली जो कार थी मेरे पास इंडिका, वो मैंने 1,00,000 किलोमीटर चला के बेची। और आज जो प्रेजेंट में मेरे पास कार है वो भी मैं लगभग 99,800 प्लस किलोमीटर चला चुका हूं। ये मेरे को पक्का यकीन था कि अगर मैंने मेहनत करी, अगर मैंने टीम को डेवलप किया, उसको मैंने वही सिखाया जो इस बिजनेस में सीखने की जरूरत है, तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं और लोग कामयाब होना चाहते हैं, लोग चाहते हैं। वही हुआ, 1 साल और बीता और हमने दोबारा से अपनी उस 1,00,000 की इनकम को टच किया, जो कि मेरी उस समय की प्राइमरी जरूरत थी। 2015 में हमें केके मोदी साहब से मिलने का मौका भी मिला और विश्वास बढ़ा और हिम्मत बढ़ी। दुबई में हम लोग गए थे और फिर से मुड़ने का मौका नहीं मिला, मुड़ के पीछे देखा नहीं। धीरे धीरे टर्की एक बहुत बढ़िया, मैंने कंट्री विजिट करी थी, मुझे बहुत पसंद आई। वहाँ पे समीर जी से मुलाकात हुई थी, इंट्रोड्यूस हुए थे हम लोग और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन गॉड हैज अ प्लान, दोबारा टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ये टेस्ट आपके जीवन में बार बार होगा, ये पूछने के लिए आपसे क्या आप
इस इनकम के हकदार है कि नहीं है। दोस्तों, एक टेस्ट दोबारा आया लगभग आज से, मेरे ख्याल रवि जी 5 साल पहले की बात होगी, मैं तो याद भी नहीं करना चाहता उस दिन को। मई 4 साल। 2016 में, 4 साल पहले, मई 2016। यस, एक दोबारा से टेस्ट आया हमारा। वो टेस्ट इसीलिए आता है बार बार कि क्या आप रियली डिजर्व करते हैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमाने के लिए, या आपने धुप्पल में हासिल कर लिया है, या आपको ये ऊपर से अचानक तो नहीं मिल गया पैसा कमाने का मौका। वो टेस्ट आया। मुझे अच्छी तरह याद है रवि जी, आखिरी दिन हम लोग जब उस कंपनी में थे, जब गोलियां लग रही थी, हम दोनों लोग बड़े मायूस भी थे और क्या करते, कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अल्टीमेटली हम लोग दिल्ली आए। मेरे ख्याल हमारे बहनों के हम लोगों ने रात में खाना खाया, फिर आपकी वजह से ट्रेन में रिजर्वेशन मिला। आप उस समय भी बड़े हार्ड वर्कर थे, ट्रेन में बैठ जाया करते थे, पता नहीं कैसे रिजर्वेशन मिल जाते थे। आपकी ये स्किल बड़ी जबरदस्त थी और आप ही ने मेरी टिकट का इंतजाम करवाया। मैं तो सोच रहा था हम जाएंगे कैसे घर, लेकिन रवि जी अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया उस दिन। अपने हम लोग आए, आने के बाद पिताजी ने मेरा चेहरा देखा, वो समझ गए। बाप होता है, जैसे अपलाइन सब समझ जाती है ना, जब डाउनलाइन उसके सामने आती है तो चेहरा देख के भाप जाती है कि हाँ, ये आज की समस्या से जूझ के आया, बोलो ना बोलो। मेरे पिताजी ने मेरे चेहरे को देखा जब मैं सवेरे पहुंचा और बोले, क्या हुआ? मैं कह रहा था तुमको ये सब कंपनियां इसी तरीके से आएंगी और जाएंगी। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है, तुमने अपने साथ साथ अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे बॉस, सबसे पहली चुनौतियां जो आती हैं वो दोस्तों सिर्फ घर से आती हैं। मैं शुरू से इस चीज को मानता था और ये चुनौती बार बार आएगी आपके सामने, लेकिन मैंने अपने आप को फिर काबू में किया, बैठा, सोचा, समझा और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, जब हमने एक डिसीजन लिया है कि हम मोदी केयर करेंगे, जब हमने ये सोचा, हमने जब ये कैलकुलेट किया, जब हमने ये इवेल्युएट किया कि प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है, मालिक का रिच होना बहुत जरूरी है, मालिक के अपने सपने पूरे हों ऐसा मालिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो इसलिए बंद हो जाती हैं कि वहां पे मालिक को लगता है कि प्लान से पैसा ज्यादा निकल रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर देखे हैं जो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बार बार हमारी कंपनी जो है वो प्लान में ऐसा परिवर्तन करती है कि पैसा आना कम हो जाता है। और हमारी कंपनी किस तरह का परिवर्तन करती है कि पैसा और कैसे दें, कितना फर्क है सोच में। और ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिस व्यक्ति के खुद के सपने पूरे हो चुके हों। बॉस, चैरिटी कोई इंसान कब करेगा, हेल्प कोई इंसान कब करेगा? वो सिर्फ तब कर सकता है जब उसके अपने सपने पूरे हो चुके हो, जब उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो चुकी हो। ऐसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसने अपने बच्चे को तो भूखा रखा हो और दूसरे के बच्चे को उसने दूध और दही दिया हो। नेवर। ये सब कहानियां हैं, कलयुग में ये कहानियां नहीं आती हैं। ये सब कहानियां कलयुग की नहीं है। आज की कहानी ये कहती है कि बॉस, आपको जिस भी काम को कर रहे हो उसमें आपका अगर जो भी आपका ओनर है, आप ये भी समझो डायरेक्ट सेलिंग में कि उस ओनर के सपने पूरे हुए हैं। मुझे लगा नहीं बॉस, मेरे ओनर के सपने पूरे हुए हैं। और जब मैं ओनर से पहली बार मिला था तो मेरे ओनर के बारे में मुझे जो बात पता चली थी वो शायद अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू उन्होंने बताई कि ही वॉज प्रोफेशनली अ बॉक्सर थे वो, प्रोफेशनली स्टेट लेवल खेला था। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं और स्पोर्ट्स में मैंने बहुत समय बिताया है, भले ही मैं बहुत कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाया ड्यू टू माय सिचुएशंस इन लाइफ, ड्यू टू बिजनेस सिचुएशंस ऑफ द फैमिली, लेकिन स्पोर्ट्समैन की मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सबसे जबरदस्त चीज क्या होती है स्पोर्ट्समैन की? वो कभी हार ही नहीं मानता। स्पोर्ट्समैन ने हार मानना सीखा ही नहीं होता जीवन में। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को ले लो, वो हार ही नहीं मानता। आप उसको 0 पे आउट कर दो, वो अगले ही इनिंग में आएगा, वो मन में क्या सोच के आएगा, मैं मैच विनर बनने वाला हूं, मेरी वजह से ही टीम जीतने वाली है। यस यस, किसने? अरे उत्तम साहब आप भी आ गए। यस, उत्तम साहब आए हैं। तो ये जो स्पिरिट है ना एक स्पोर्ट्समैन की, ये मेरे अंदर भी थी। तो मैंने महसूस किया अगर मेरा ओनर भी एक तो इतना बड़ा प्रोफाइल का बंदा है जो कि जिसको पैसे की जरूरत है ही नहीं, बेसिकली वो बिजनेस चल रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं उसके पास, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग खोल ली है। और जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था मोदी केयर को, टर्नओवर 100 करोड़ भी नहीं होता था।
आप सोचो, जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ नहीं था, वो कंपनी पिछले 15 साल से चल रही है। प्रशांत प्रेम जी हमको स्टोरी सुनाते थे कि हम केके मोदी साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर इस महीने के लिए हमको कुछ और ग्रांट चाहिए, तो केके मोदी साहब अपनी अदर कंपनीज से हमको पैसे दिया करते थे। ये सारी चीजें मैं उस समय याद कर रहा था, मेरे सब दिमाग में रिकॉल हो रही थी और सब चलने लगी पिक्चर। जब आज से 4 साल पहले एक तूफान आया और फिर उस समय डिसीजन लेने का समय आया कि क्या तुम इस कंपनी के लायक हो, या जो तुम इनकम ले रहे हो या आप उसके लायक हैं, क्या आप उसको डिजर्व करते हैं, क्या आपने जो डिसीजन उस समय लिया था वो सही लिया था। ये दोबारा से जब प्रश्न आया तो ये सारी स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही थी। मुझे ये यकीन था कि ये कंपनी एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, क्योंकि हमारे ओनर स्पोर्ट्समैन है, और वो भी बॉक्सिंग जैसी फील्ड के स्पोर्ट्समैन है, जहां पे कहते हैं एक नॉकआउट आपकी जिंदगी से आपको नॉकआउट कर सकता है। वाह, ये उस फील्ड के रहे थे और उन्होंने इसको प्रूव किया। आज अब सब लोग जानते हैं कि कंपनी उस समय 100 करोड़ साल नहीं कर पाती थी, आज मोर देन 100 करोड़ रुपीस का टर्नओवर उसका महीने का है, जिसमें से सबसे जबरदस्त योगदान तो भाई आप बिहार से आता है। बिहार इज वन ऑफ द बिगेस्ट टर्नओवर गिविंग स्टेट, जिसने सबसे पहले ये सब किया। तो ये सारा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने डिसाइड किया, नो, मैं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, चाहे दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, मैं स्टे करूंगा। और हुआ ये कि मेरी दोनों अपलाइन जिनको मैं जानता था वो छोड़ के चले गए बिजनेस को, और मेरे 2 डाउनलाइन जिनके साथ मैं इमोशनली फाइनेंशियली जिनको मैं मदद करता था, जिनके साथ मैंने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था, वो 2 क्राउन उस समय के मुझे छोड़ के चले गए। बहुत आसान नहीं होता है, ये आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज सोची थी और वो फिर से क्या थी कि गॉड हैज अ प्लान। अगर मैं सही हूं, अगेन गॉड हैज अ प्लान। अच्छा हुआ जो ये सब चीजें आज पता लग गई, कल को अगर किसी और बड़े लेवल पे जाके मेरे साथ ये घटना घटती तो क्या होता। आई टुक इट पॉजिटिवली। आपके पास 2 ही चॉइस होती है। मैंने डिसीजन लिया, फिर से मेहनत करी, क्योंकि काम करना आता था, मुझे डेमो दिखाने आते थे, मेरे को प्रेजेंटेशन देनी आती थी, मुझे फॉलो अप करना आता था, मुझे आईडी लगानी भी आती थी, मुझे एनईएफटी एक्टिवेट करनी आती थी, मुझे केवाईसी अप्रूव करनी आती थी, मुझे कंपनी से बात करनी आती थी, या कंपनी का सपोर्ट लेना आ गया था। दोस्तों, दोबारा से खड़े हुए, और वो जो दोबारा से खड़े हुए तो आज वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं उस समय सोचा करता था। क्या बात, बहुत बढ़िया। दोबारा से। और ये तभी होता है जब आप करना चाहो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और मैंने सीखी और एक चीज और समझी। यहां पर क्या होता है कि हम अपनी टीम को जगा रहे होते हैं। अब आप उस व्यक्ति को तो जगा सकते हो जो सो रहा है, आप उस व्यक्ति को कैसे जगाओगे जो जगा हुआ है और आंखें बंद करी हुई हैं। आप कभी नहीं कर पाओगे उसकी मदद जो खुद की मदद नहीं करना चाहता। का हाथ पकड़ना है जो आपको अपना हाथ दे रहा है। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगा, जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने अपलाइन की तरफ अपना एक हाथ को बढ़ाएं। मैं गारंटी लेता हूं आपके यहाँ तो इतनी जबरदस्त एलओएस है, इतने जबरदस्त लीडर्स हैं कि आप अगर एक बार हाथ पकड़ा देंगे ना, तो फिर आपको चाहे दुनिया हाथ छुड़ाने के लिए खींच भी रही होगी ना, वो सब पीछे खींच रहे होंगे। और इनमें इतनी ताकत है कि वो आपको तो खींचेंगे ही अपने साथ बिजनेस में, वो उन सबको भी बिजनेस में ले आएंगे जो उनको पुल डाउन कर रहे हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर अपलाइन एंड सबमिट योरसेल्फ। अपने आप को अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित कीजिए। जाते जाते मेरे ख्याल 1 घंटा हो गया है बातचीत करते हुए। मैं जाते जाते कुछ चीजें जरूर बताऊंगा, जिसमें से एक चीज जो मैंने हमेशा महसूस करी है, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हुए ये हो जाती है कि वो जब तक बड़े हो रहे होते हैं वो शिकार हो जाते हैं। याद कीजिए, आपने भी देखा होगा, बब्बर शेर होता है ना, जंगल का राजा। बब्बर शेर की कहानी क्या होती है कि जब बब्बर शेर छोटा था, एक क्या बोलते हैं उसको, पब, छोटा सा
कब उसका शिकार जंगली भेड़िए और जंगली कुत्ते भी कर लेते हैं। लेकिन वही बब्बर शेर जब अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को डेवलप करते हुए बड़ा हो जाता है ना, जंगल का शेर बन जाता है। आपका भी शिकार हो सकता है अगर आपने अपने आप को उन नेगेटिव जंगली लोगों से बचाव नहीं किया। वो लोग आपका शिकार करना चाहते हैं। आप बब्बर शेर की औलाद हैं, आप बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर की औलाद। आप ईश्वर की बनाई हुई सबसे बढ़िया कृति है इस धरती पर। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये समाज आपका शिकार करेगा और आपको बब्बर शेर बनने से रोक रहा है। आपको अपनी अपलाइन के साथ रहना है और अपने आप को बचा के रखना है उनके साथ रहते हुए, और आप एक दिन इस जंगल में बब्बर शेर बनोगे, आप जीबीटी बनोगे।